बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का इंदिया दे दिया है, जबकि जजेस को मशकूक खत मिलने का सिलसिला जो है अभी तक नहीं रुक सका है। और आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी साहब को भी मशकूक खत मिल गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जजेस को धमकी मेज जो खतूत मिल रहे हैं, इसकी मजम्मत की गई और कहा गया है कि फौरी और जामे तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, ये जो जजेस को खतूत मिलने का सिलसिला था, ये थमा नहीं बल्कि अभी भी जारी है और आज भी एक जज को जो है खत मिला है। सुप्रीम कोर्ट के अब तक 10 जजेस को और हाई कोर्ट के 6 जजेस को खतूत मिल चुके हैं। ये मामला मैं नहीं जानता किस तरह जा रहा है, लेकिन ये कुछ दुरुस्त नहीं है। कुछ हालात जो है ना, ये मुनासिब नहीं है। और उसमें ख़ास तौर पे जो ये बात सामने आई कि आर्सेनिक है उसमें और ये सारे, तो देखते हैं कि ये किस तरफ जाके कहीं ना कहीं तो ये मामला ठहरेगा। एक बेचैनी सी है उसके नतीजे में ज़ाहिर है। और आज जुम्मतुल विदा गुजर गया। रमज़ान इस कदर तेज़ी से गुजरा है इस दफ़ा, ये काफ़ी लोगों से बात हुई तो बहुत तेज़ी से गुजरा है। कब ये जुम्मतुल विदा आया है और कब शुरू हुआ था, बहुत तेज़ी के साथ गुजरा। अल्लाह ताला सबकी इबादत कबूल फरमाए। और जो रोज़ा नहीं रख सके अल्लाह ताला किसी वजह से भी, अल्लाह ताला उनकी इबादत को भी सबको अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अच्छा, तो ये हमारे यहाँ बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें ना, कि रोज़ा किसने नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, वजह उसकी। और मतलब है कि उसके लोग इबादत कर रहे हैं, जो बिल्कुल इबादत भी नहीं कर सकते वो जिक्र कर रहे हैं। मतलब है कि जो नमाज भी नहीं पढ़ सकते वो जिक्र कर रहे हैं, किसी तरह याद करें। तो बहुत से इसके तरीके हैं। तो बहरहाल यौम कुद्स मनाया गया आज पूरी दुनिया में। और यौम कुद्स जो है वो 79 में इनकलाब ईरान के बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने फ़ौरन इनकलाब के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि इसका यौम कुद्स मनाया जाए। तो उसके बाद से तमाम दुनिया में ये मनाया जाता है। तो इस दफ़ा तो बहुत ही उसमें बहुत बड़ी तादाद में तमाम दुनिया में, पाकिस्तान में भी बड़े उसमें एहतजाजी मुजाहरे हुए और बहुत ज़्यादा लोग उसमें मौजूद थे। अच्छा, मुल्की सियासत पे तो सिर्फ कोई ऐसी कोई ख़ास बात यहाँ पे नहीं है। एक खामोशी छाई हुई है और उस खामोशी के बाद जो है वो क्या सूरत हाल सामने आती है देखना है। लेकिन ये है कि एक टेलीफोन कॉल बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है। वो टेलीफोन कॉल जो है, और मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की टेलीफोन कॉल पहली दफ़ा हुई है। और वो क्या है उसमें बाद में आता हूँ, लेकिन पहले तो गार्डियन की स्टोरी भी थोड़ा सा तबसरा। गार्डियन की जो स्टोरी है वो कल तो उस पर कोई बात नहीं हुई, फिर उसके बाद वो शाम को मीडिया पे चली पाकिस्तान में, फिर उसके बाद आज दिन में भी चली, फिर उस पर कोई प्रोग्राम भी हुए एक दो। लेकिन पाकिस्तान में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मैंने आपसे कहा ना, सिस्टम ये है चूँकि नहीं ना, एक सिस्टम डामाडोल हुआ हुआ है। तो ये पूरे सिस्टम के ऊपर एक और चार्जशीट है बहुत बड़ी, कि इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई और कोई बयान ही नहीं सामने आया, कोई बात ही नहीं हुई। बस वही गार्डियन की खबर जो है वो एक आध दफ़ा चली और पाकिस्तान की सरजमीन पे 20 पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल, और उसी से चलती रही। गार्डियन पे डाल दी, सारा मलबा गार्डियन पे डाल के तो चली, फिर उसके बाद ख़त्म। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ नहीं, खामोशी सन्नाटा। मैं आपसे कह रहा था कि सिस्टम जो है ये इस तरह से नहीं चलेगा। और वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं इंडिया में, तो वहाँ पर देखें, आपको पसंद हो ना पसंद हो, अच्छे लगें बुरे लगें, बड़े प्रॉपर नज़रियाती सॉलिड किस्म के, मजबूत आसाब के और समझने वाले वहाँ पे सियासतदान मौजूद हैं इस वक्त। और जब ये 2014 का इलेक्शन हुआ ना, तो हमारे यहाँ, मैं उनमें नहीं था, हमारे मुल्क में ये एक बहस चल पड़ी कि चाय वाला, देखो चाय वाले को वज़ीर आज़म, देखो, मतलब यहाँ पे एक तमस्खुर उड़ा था। बजाय इसके कि ये बात यहाँ पर डिस्कस होती कि एक चाय वाला भी वज़ीर आज़म बन सकता है किसी मुल्क का, एक चाय वाला भी किसी मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि अरब खरबपति हों आप और आपके आला औलाद और दाएं बाएं तो फिर ही आप वज़ीर आज़म बनेंगे, जो अभी भी हो रहा है, अभी भी हुआ है इस इलेक्शन में भी।
और इससे पहले भी होता रहा, 2018 में भी हुआ, उससे पहले भी हुआ। तो एक चाय वाले को वजीर आजम बना के अगर उसने ये मरूसी सियासत तोड़ी है, मुझे नहीं पता इलेक्शन में क्या होगा, मैं एक वैसी जनरल बात कर रहा हूँ, उनकी सियासत जाने हो वो जाने, लेकिन आप ये देखें ना कमाल कि मरूसी सियासत को उसने तोड़ दिया उस बंदे ने। अच्छा, अब आपको अच्छी लगे बुरी लगे, आप ये गालियां देते रहे बैठ के, जो मर्जी करता रहे, वो हिंदुत्व रियासत बन रही है। भाई हिंदुत्व रियासत बन रही है ना, तो आपने यहाँ इस्लामी रियासत बना ली है क्या? भाई वो अगर हिंदुत्व रियासत बना रहे हैं तो यहाँ कोई इस्लामी रियासत, ये इस्लामी रियासत नजर आ रही है दाएं बाएं। तो मतलब है कि कहते हैं ना वो तोपों में कीड़े पड़े वाली स्ट्रेटेजी जो है ना, बराए करम इससे ये हमारा मौजूदा जो अकाबरीन बैठे हैं थोड़ा सा ज़रा बाहर निकलें। और ये है कि मसला है कि पैसा बाहर पड़ा है, अकाउंट्स बाहर है ना, पैसा बाहर है। जिन मुल्कों में पड़ा है, जिनके अकाउंट में पड़ा है, उन्हीं से पैसे मांगने जाते हैं, जाना पड़ा। ये बड़ा रौला है। अब आप तसव्वुर करें कि मोदी का कोई, प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई बैंक अकाउंट निकला है किसी जगह जिसमें इतने अरब डॉलर्स हों। ओहो हो, अच्छा उनके करप्शन के स्कैंडल्स आते रहते हैं कि वो अदानी ग्रुप ये वो सारा, मगर मैं बात कर रहा हूँ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी का अकाउंट निकला है, फेवर दिया, ये किया वो किया, वो चलती रहती है करप्शन स्कैंडल बड़े बड़े, हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया। ऐसा भी है, ऐसा नहीं हुआ कि जनाब स्कैंडल वो एक अकाउंट वहाँ पे वो कहेंगे जी मेरी, तो मैं तो साल के 4 माह वहाँ गुजारता हूँ, उधर गुजारता हूँ बच्चे वहाँ रहते हैं, वो बनेगा आगे से भाई। तो अब एक, अच्छा फिर उसके बाद देखें ये भी मुमकिन नहीं है वहाँ पे अचानक, वहाँ पे ये भी मुमकिन नहीं है कि मोदी बीजेपी पैट्रियट बन जाए, बीजेपी हम ख्याल बन जाए, ठीक है ना। मतलब है कि अचानक बीजेपी के 3-4 लोग इधर से उधर निकल रहे हैं, उधर से उधर निकल जाए बड़ी और आने वाले दिनों में आप देखें क्या मंजरनामा है। उनके यहाँ है वजीर आजम नरेंद्र मोदी, टीम्स होती है ना, पाकिस्तान की टीम, इंडिया की टीम, ये क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ की टीम, श्रीलंका की टीम। अब उधर हैं जनाब जो बज़ाहिर पलड़ा नजर आ रहा है। तो इलेक्शन में क्या होता है, उनको हो सकता है कि, लेकिन फर्ज करें अगर ये सेटअप चलता है तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी बमुकाबला जनाब शहबाज शरीफ। अच्छा, जयशंकर साबिक सेक्रेटरी खारजा और एक कॉन्टिन्यूटी के साथ बमुकाबला इसहाक डार और राजनाथ सिंह जी, और उनके साथ आप मिला लें अजित डोभाल को, बमुकाबला हमारे भाई मोहसिन नकवी। ये टीमें उतरने वाली हैं मैदान में भी। अच्छा, तो ये वो बड़ी मुंतखब टीमें, ये हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं, ये हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। ये बात ध्यान में रखें, चुन चुन के जबरदस्त हमारे। अब देखें क्या होता है आगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो छोड़ दें आप, क्या होनी थी सुबह उस स्टोरी पे जो किस्सा हुआ वो और इंटरेस्टिंग है। वो ये हुआ कि उनकी वजारत दिफा, हमारी तो यहाँ से खामोशी छाई रही, उनकी जो वजारत खारजा है उन्होंने मजम्मत की इसको, क्योंकि उसमें कनाडा और उसको जोड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा ये इल्ज़ाम तराशी और वगैरह वगैरह, ख़त्म हो गई। थोड़ी देर पहले उनके जो वज़ीर दाखिला हैं राजनाथ सिंह, अच्छा ये पहले ये वज़ीर दिफा हैं, पहले ये वज़ीर दाखिला थे। वज़ीर आज़म मोदी की जो पहली कैबिनेट थी उसमें ये वज़ीर दाखिला था, वज़ीर दिफा हैं। तो वो जो, अच्छा ये आरएसएस में रहे, पहले आरएसएस, फिर बीजेपी के सदर या सरबराह 2004-5-6 में मेरे ख्याल से इस तरह, और फिर उसके बाद यानी प्रॉपर नजरियाती लोग हैं। ये नहीं इधर से पीटीआई, इधर से पीपल्स पार्टी से उधर जनाब बाप पार्टी, नहीं, नजरियाती लोग हैं भाई, जैसे भी हैं नजरियाती हैं प्रॉपर, और सिविलियंस हैं। वो जनाब अभी आ गए उनके एक मीडिया चैनल पे, अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया, अब कमाल देखें, और कमाल देखें वो कहते हैं, उनके वज़ीर दिफा
कि वो कहते हैं कि ये न्यूज़ 18 को उन्होंने दिया इंटरव्यू, 9th स्लाइड, घुस के मारेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी को 10th स्लाइड को देख लेते हैं। मिंट, पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। राजनाथ सिंह रिएक्ट्स टू इंडियाज लिंक टू टारगेटेड किलिंग्स। मैं मुंतजिर हूं असल में यहाँ पे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का या किसी इंटरव्यू का या किसी खिताब का। ठीक है। और मतलब है कि ये जिम्मा सारा जो है हमारे अकाबरी ने मीडिया पे डाल दी है कि हम जवाब दें। खुद चुके बैठे रहें और हम यहाँ से जवाब दें। हम जवाब बिल्कुल नहीं देंगे। जवाब आपने देना है। आप आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने खूबसूरत चेहरे दिखाएं, फिर उसके बाद हम तबसरा करेंगे कि आपने क्या जवाब दिए। हम जवाब नहीं देंगे आपका। तो ये उनका जवाब है जनाब, यहां खामोशी है, इसे मुजम्मत। अच्छा, इसमें एक इसके अंदर जो है ना लिंक, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कि सिर्फ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने भी रिपोर्ट शेयर की है। इंडियन ऑफिशियल ने तो कहा ना कि हाँ हमने किया है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने भी ये दस्तावेजात, सिर्फ ये जो स्टोरी है ये गार्डियन की इंडिया के ऊपर बेस नहीं है, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने भी शेयर की हैं। लेकिन वो जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं वो शायद हमारे इस मौजूदा सेटअप से हटके हैं। ऑफिशियल्स ने सबूत फराम किए हैं गार्डियन को, और फिर गार्डियन ने काउंटर चेक किए इंडिया से, तो इंडिया ने कहा है कि हाँ हमने किया है और उनके पास उनके सबूत भी हैं। ये इस तरह स्टोरी है, उसमें पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का जिक्र है। तो सवाल ये है कि ये पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो हैं, इस तरह ऐसे मुल्क में लोग मौजूद हैं जो मॉनिटर करते रहे हैं चीज़ को, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपने अकाबरीन के बजाय कि भाई ये कुछ नहीं बोलेंगे आगे न्यूज़ दी। ऐसे लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन फिर सवाल ये है कि 20 यहाँ पे देखें, ये जो स्टोरी थी ना कनाडा और अमेरिका के साथ, क्यों मुख्तलिफ है पाकिस्तान की स्टोरी? इसलिए कि जब वहाँ पर वो जस्टिन ट्रूडो जब पार्लियामेंट में खड़े हुए तो उससे पहले वो बयान कर चुके थे, हमने इतनी दफ़ा खामोशी से मैसेज दिया, इतनी दफ़ा समझाया, इतनी दफ़ा हमारी एनएसए गई, इतनी दफ़ा हमने पेपर दी, चूंकि उन्होंने कार्रवाई नहीं की इसलिए हम मजबूर हैं इसको पब्लिक लाने में। तो अब यहाँ ये तो पीडीएम की हुकूमत चल रही है ना पिछले 2-3 सालों से, या उससे पहले 2020 से लगा लें, जब से लगा लें, 22 से लगा लें, जब से करें ये शुरू, 23 में सबसे ज़्यादा हुई है। तो मसला ये है कि या तो उसका रिकॉर्ड सामने लाएं कि भाई आप, अच्छा मीडिया करता रहा है रिपोर्ट पाकिस्तान का। अभी मैं सुन रहा था माजिद निजामी साहब को हमारे चैनल पे, बड़े ज़बरदस्त वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं सुनी बात मैंने उनकी, तो वो इसको बड़ा इन्होंने इस पर बड़ी रिपोर्ट किए हुए। सवाल यह है कि ये किसने किस वक्त क्या किया? क्या 2023 के वजीर खारजा को ये नहीं थी इतला? क्या 2022 के वजीर खारजा को इतला नहीं थी? वजीर दाखिला को इतला नहीं थी? बात करनी पड़ेगी। ये स्टोरी, ये खतरनाक स्टोरी है। और वो अब ये कह रहे हैं कि हम तो मारेंगे उसके। अच्छा, अमेरिका से उनका लबो लहजा अलग है बिल्कुल। अच्छा, वो भी अमेरिका भी गले पड़ा हुआ है, वो अभी नहीं छोड़ा, वो भी लगे हुए हैं पीछे, कनाडा भी लगा हुआ है। लेकिन ये क्या जवाब है भाई? इसका जवाब घुस के मारेंगे, इसका जवाब तो यहाँ से हमारे अकाबरी नहीं देंगे ना। फिर हम तबसरा करेंगे कि देखते हैं भाई, न्यूट्रल कमेंटेटर है ना हम तो, न्यूट्रल, मैं तो न्यूट्रल हूँ मुकम्मल, मैं न्यूट्रल कमेंटेटर, आराम से। अच्छा, इधर से 1 गोल, उधर से 2 गोल, इधर से ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे। तो पहले स्टोरी आई है, खामोशी रही है, उसके बाद फिर खामोशी रही है, फिर ये जवाब आ गया। अब कल देखते हैं क्या होता है। और ये जो है, ये अब आप देखें आज की दुनिया में सफारत खाने दूसरे मुल्कों पे कत्ल, और फिर कहना कि करेंगे, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो पहले वो उसमें लिखा था KGB और मुसाद का तरीका कार था। अब हर मुल्क जहाज़ में मौजूद मुसाफिर, ये रशिया में जो हुआ है, मुसाफिर जहाज़ उड़ा दिए जाते हैं, जहाज़ों को तार लिया जाता है किसी और सरजमीन पे। सफारत खाने महफूज नहीं हैं, जो दमिश्क में हुआ है। ये आपके जो रज़ाकार हैं ये महफूज नहीं हैं, मीडिया महफूज नहीं, जो गज़ा में हुआ है, सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं, मारा जा रहा है। तो मुझे बताएं कि फिर ये
हम एक अजीब सी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं, और अगर इस किस्म का रवैया में इख्तियार करेंगे, ठीक है, तो मुझे बताएं कि फिर उसके बाद क्या होगा। मतलब एक जवाब तो एक खुदा का वास्ता कोई बातों को मतलब है कि इतना तो कहते हैं हम घुस के मारने की मजम्मत, कुछ तो बात करें। और ये तो कलभूषण यादव और ये और वो, इसके ऊपर ये खुद अब बात करेगी, ये जो सेटअप है हुकूमत ये खुद बात करेगी, ये खुद इनका जिम्मा है बात करना। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि इतने एक पावरफुल जो उनके ये जो लीडर्स बात कर रहे हैं और दुनिया से इंगेज कर रहे हैं, तो उसके जवाब में हमने कौन सी टीम उतारी हुई, हमने तो ये देखना है ना, हमने तो ये देखना है कि हमने कौन सी टीम उतारी हुई है जो क्या कर रही है सारा दिन सफ़ीरों से। ये सफ़ीर मुझे मिले, कहते हैं मैं बेजार हो गया हूँ, हर दूसरे दिन मुलाकात हो रही है, वजह किसी को समझ में नहीं आ रही कि क्यों मिल रहे हैं सफ़ीर। बरतानवी हाई कमिश्नरी वो अगर कोई मकसद हो, मिले उनसे मुलाकात, उनसे मुलाकात, उनसे मुलाकात, उनसे मिले, ये मिले, ये मिले, ये सफ़ीर, भाई बस कर दो। क्या सफ़ीरों से मुलाकात, सफ़ीरों से जब देखो सफ़ीरों से मुलाकात हो रही है, काम ही नहीं इसके अलावा। कल ज़रा काउंट करेंगे, अब कुछ सफ़ीर मिले किसी से ज़रा और ख़बर चलवाएंगे उसकी। इन्हें काम धंधा नहीं है कोई सफ़ीरों से मिलने का। सफ़ीर पागल बेजार हो गए बेचारे। अच्छा, तो ये तो पाकिस्तान की सूरत हाल है। शहबाज शरीफ अब जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया का मीडिया कंफर्म कर रहा है इस बात को कि उनकी मुलाकात वलीअहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान साहब से हो रही है। मुलाकात इंपॉर्टेंट है, रवायती मुलाकात नहीं है। एक तो रवायती मुलाकात इसलिए नहीं है कि इस तरह वो अगर खाली उम्र करने जा रहे होते तो वो इतना फ्लैश ना होता, लेकिन मीडिया फ्लैश कर रहा है उनका, तो इस मुलाकात में यकीनन बात भी होगी। पाकिस्तान ने ये जो तमाम यानी अब फिसलना शुरू हो जाएंगी ये फॉरेन पॉलिसी, अगर आपने इस वक्त भी ये जो है ना यहाँ पे ये अंदरूनी खलफिशार को, मैं आप कह रहा हूँ कि बहुत हद तक निकल रहे हैं मामला हाथ से, लेकिन अभी भी वक्त है कि उसको तेज़ी से बढ़ के थामे, संजीदगी का मुजाहरा करके। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो पाकिस्तान का स्टांस रहा है, पाकिस्तान दोनों जगह पे गलत नहीं गया, बल्कि तीनों जगह पे, 3-4 जगहों पे पाकिस्तान गलत नहीं गया। एक तो ये है कि ये जो यहाँ से नेटो के अफवाज का इनखला हुआ, पोस्ट नेटो इनखला की पॉलिसी तो किसी के पास भी नहीं थी, किसी के पास भी नहीं थी। अमेरिकन किस तरह गए हैं, उस साइगन को भूल गए थे लोग, वो गिर रहे हैं कोई जहाज़ों से छोड़ छाड़ के, वो इधर अफगान बेचारे पड़े हुए हैं, किसी को तुम्हें ले जाएंगे साथ, कोई कहीं पड़ा हुआ है, कहीं पड़ा हुआ है, नेशनलिटी वो सारे। लेकिन मसला ये कि इस तरह से इनखला हो गया किसी को भी नहीं पता था। अब उस वक्त भगदड़ मची तो ज़्यादा लोग इधर आ गए, तो ये हम मलबा नहीं डाल सकते। ये इतने सारे लोग कहीं पर, ये जब हुआ था 9/11, तो 9/11 के बाद जो है वहाँ पे जो बॉम्बिंग शुरू हुई, तो हज़ारों की तादाद में लोग उधर से इधर आ गए, और हज़ारों की तादाद में इधर से लोग उधर चले गए, हम लड़ने जा रहे हैं। भाई मसला ये है कि एक सूरत हाल ऐसी डेवलप हो जाती है, तो उसमें जिस तरह इनखला हुआ है उसमें पॉसिबल नहीं था कि यहाँ पर, लेकिन एक मतलब, और ये तस्वुर में भी शायद नहीं था कि वहाँ से लोग आके इस तरह से करेंगे यहाँ पे और दहशतगर्दी फैलेगी। मगर जब ये सारा, और वहाँ पर देखें अफगानिस्तान खुद स्टेबल हो रहा है और उन्हें आगे जाना है, तो उनके मुल्कों के अगर वहाँ पे धमाके होते रहेंगे और वहाँ से दूसरे मुल्क में होते रहेंगे, तो वहाँ से भी मतलब वहाँ पर भी उनको भी देखना है कि उनकी सॉइल किस लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन इशू ये सारा कि ये जो स्टोरी है इसमें जब लिखा है कि वो दाइश के लोग हो गए और ये उन्होंने किया, IS के लोगों को रिक्रूट किया, ये किया, हो गया, इसके ऊपर भी कोई बात नहीं हुई, जो और हैरान कौन है। तो ये तो अच्छा, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कंट्रीब्यूट किया हुआ इस स्टोरी में, ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, और हमारे ऊपर बैठी हुई लीड जो है शायद उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने तौर पे फिर आगे प्रूफ्स दिए हैं और वो प्रॉपर स्टोरी आई है। अब ये राजनाथ जी जो एडमिट कर रहे हैं कि घुस के मारेंगे, अब ये घुस के मारेंगे तो पाकिस्तान को मैसेज नहीं है ना, फिर सबको मारेंगे ना घुस के, ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ स्पेसिफिकली। ये भी एक सवाल उठा हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में अगर दहशतगर्द आएंगे कहीं से भी तो हम जाके मारेंगे, किसी भी मुल्क से आएंगे। तो अब ये जो है इसके ऊपर अमेरिका का तो स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, पाकिस्तान की तरफ इशारा ही है उनका, लेकिन ये है कि अमेरिका इस पर चुप रहेगा, कनाडा भी चुप रहेगा, लेकिन पाकिस्तान कोई तो जवाब दे, कोई तो बात करेगा ना। तो ये एक अजीब सूरत है। टेलीफोन कॉल देखते हैं कि इसमें क्या, अब एक तो ये पाकिस्तान में जो तवील मुद्दती इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है सऊदी अरेबिया दीगर ममालिक की तरफ से, उसमें क्या, वो ज़ाहिर है इस तरह की मुलाकात तो एक उसमें तो डिटेल बात नहीं होती है, तो
ज़ाहिर जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं, वर्किंग ग्रुप्स, वो फिर उसको फॉलो करते हैं। लेकिन यह है कि ये मुलाकात बहरहाल एक अच्छे नोट पे हो रही है। सेक्रेटरी ब्लिंकन की शायद बात भी हुई है शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन आवाम का इससे ताल्लुक नहीं है। सेक्रेटरी ब्लिंकन फ़ोन आपको करे या आप उनको फ़ोन करें, आवाम का ताल्लुक है कि उनको डिलीवर क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें जो टेलीफोन कॉल इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन की नेतन्याहू से बात हुई, 30 मिनट की कॉल। ये मेरा ख्याल ये है कि आज तक प्रेसिडेंट बाइडेन ने जितनी टेलीफोन कॉल्स की हैं ना, ये उनमें से सबसे अहम कॉल है। और अगर ये फ़ोन भी ये कॉल भी कोई काम नहीं दिखाती तो फिर मेरा वो क्या कहना चाहिए, फ़ोन तोड़ दें अपना, ज़ोर से उठाएं फ़ोन और दीवार में मारें वाइट हाउस के, क्योंकि ये फ़ोन 30 मिनट का उन्होंने बात की है नेतन्याहू से। और इस का जो ट्रांसक्रिप्ट आया है, ये वाइट हाउस का 3rd स्लाइड अगर हम पढ़ें तो इसमें आपको 2-3 जुमले, पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बाइडेन ने मजबूत फैसला किया है। और ये 3rd स्लाइड अगर हम दिखा सकें वाइट हाउस, तो वाइट हाउस का एलामिया ये कह रहा है कि टेलीफोन पे बात की नेतन्याहू से, दोनों लीडरों ने गजा पे बात की। ठीक है, ये ओवरऑल सिचुएशन आगे पीछे, ठीक है, नीड फॉर इजराइल टू अनाउंस इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक कॉन्क्रीट एंड अगर हम आगे चलें इसको तो फिर वो कहते हैं कि मेरेबल स्टेप्स टू एड्रेस सिविलियन हार्म्स, ह्यूमैनिटेरियन सफरिंग, सेफ्टी ऑफ एड वर्कर्स, यूएस पॉलिसी गजा, ये वो सारा। यहाँ से देखें, ही मेड क्लियर that US policy with respect to Gaza will be determined by our assessment of Israel's immediate action on these steps. हमारी जो पॉलिसी है अब गजा के बारे में अमेरिका की, वो इसराइल क्या करता है फौरी तौर पे, इमीडिएट एक्शन, उन पे डिपेंड करती है। He underscored that an immediate ceasefire is essential to stabilize and improve the humanitarian situation and protect. Immediate ceasefire, ये जुमला अमीर कतर से हो चुका है, सऊदी अरेबिया से हो चुका है, सबसे हो चुका है, नेतन्याहू से नहीं हुआ आज तक इमीडिएट सीज़फायर। अभी नेतन्याहू को कॉल गई, इनोसेंट सिविलियंस and urged the prime minister to empower his negotiators to conclude a deal without delay to bring the hostages home. Hostages home तो अभी इसमें भी बताता हूँ ना, एक और इसमें है ना, एक किस्सा इसके साथ है, लेकिन इन्होंने बात की कि फौरी तौर पे conclude a deal विदाउट डिले, मुआहदे को जो मुआहदा तय पा गया है उसको फौरी तौर पे उसको इंप्लीमेंट करो। दोनों लीडर्स ने फिर पब्लिक इरानियन थ्रेट पे बात की और कहा कि अमेरिका जो है वो आपके साथ होगा। कैसे साथ होगा? अमेरिका तो खुद बात कर चुका है ईरान से कि भाईजान ये हमने नहीं करवाया, ये इसराइल ने करवाया। डायरेक्ट अमेरिका की बात हुई है ईरान से, डायरेक्ट, वरना होता है किसी के थ्रू बात होना, सीधा बात हुई है कि 1 मिनट ये हमने नहीं किया, ठीक है ना, किसी के पीछे जाना है तो ये है नेतन्याहू को पकड़ो, तो हमारे पीछे मत आना। और साथ ही टेलीफोन कॉल चली गई। यानी अब आप ये देखें, और कल जो हमने बात की कि डॉक्टर जिल बाइडेन, अमेरिका के अंदर एक सेंटिमेंट है बहुत ज़्यादा, इसका ये मजहब से हट की चीज़ है, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक पैदा हो रहा है, और कल भी बात हुई थी। अब जनाब नेतन्याहू साहब की जब ये कॉल आई है सीज़फायर वाली, तो उनकी वो क्या था, कांपे टांगे कांपना कुछ था ऐसा, वो उन्होंने फौरी तौर पर अपने 3-4 जो उनके आला फौजी ओहदेदार थे, फौजी अफसरान थे, उसमें सदर्न कमांड का हेड, एक ब्रिगेडियर जनरल, पता नहीं कौन करूँगा, थ्रो अंडर द बस, उनको उनके ओहदों से हटा दिया, बरतरफ कर दिया। उनका इन्होंने, ये वो घटिया लोग हैं जिन्होंने ये रजाकारों को मारा। अच्छा, इससे पहले वो 33,000 जानों से जा चुके थे। इनके जानों से जाना है ना, ये जो वर्ल्ड सेंट्रल किचन वाले हैं, एक तो सलाम है इनको, और और ये पहले भी डॉक्टर्स बहुत सारे, लेकिन इनके जाने से दुनिया हिल गई, क्योंकि ये हर मुल्क में जाते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने अमेरिका के अंदर से शुरू किया था, पोलैंड, अमेरिका, बरतानिया, आगे पीछे, तो इनके जाने सलाम है इन लोग। अच्छा, अब इनके जाने से, और ये जो ऊपर खातून है ना एक, ये तो अभी यहाँ पे जब सैलाब आया तो पाकिस्तान, और देखें हिट कैसे किया गाड़ी को, बिल्कुल एक गाड़ी को हिट किया है, 2 गाड़ी बिल्कुल टारगेटेड कि यहाँ पे गजा में इमदाद ना आए, सलाम है इनको। अच्छा, अब ये है कि वो जनाब उठा के उन्होंने उनकी जनाब और ये गाड़ी जानों से चले गए।
और गज़ा में वो कहत। अब जनाब जो पहले तो उन्होंने फ़ौज के लोग फायर किए, बहुत सारे उहदों से हटा बरतरफ कर दिए, ब्रिगेडियर जनरल फलाना आगे पीछे दाएं बाएं ये वो हटा दो, हटो हटो हटो। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम ये देखें जहाँ से इमदाद जाती है इसराइल को, इसराइल का जो रास्ते हैं, अगर वो मैप हम दिखा सकें, अगर वो कि जहाँ से ये जो इज़र क्रॉसिंग है, ये इज़र क्रॉसिंग जो है, ये इज़र क्रॉसिंग है बिल्कुल इज़र, वो देखें शुमाल, बिल्कुल शुमाल में, इसराइली पट्टी के शुमाल में हमें इज़र क्रॉसिंग नज़र आ रही है। अच्छा, इज़र क्रॉसिंग जो है ना, इज़र क्रॉसिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ से लोग क्रॉस करते हैं, यानी यहाँ से लोग इसराइल आते हैं और यहाँ से पैदल ही जाते हैं अमूमन, यहाँ से थ्रू यहाँ से गाड़ियाँ भी चली जाती हैं। ये 7 अक्टूबर के बाद से बंद थी, तो उन्होंने कहा कि हम इमदाद के लिए इसको खोल रहे हैं, ये इज़र क्रॉसिंग को, ठीक है, जिसका अभी हमने वो बोर्ड भी दिखाया था, ये इज़र क्रॉसिंग, ये इज़र क्रॉसिंग है, ठीक है। ये 2000, अच्छा ये पहले वाली तो सारी बंद पड़ी थी, इन्होंने इज़र क्रॉसिंग को ये ऊपर जो है इसको इन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, दूसरा इन्होंने ये कहा कि हम एक जो पोर्ट है इनकी अशदौद पोर्ट, उसको भी हम खोलने का ऐलान कर रहे हैं, वहाँ से भी इमदाद जाया करेगी। अच्छा, अभी कुछ देर पहले चूँकि सेक्रेटरी ब्लिंकन ब्रसल्स में हैं, उन्होंने इन इक़दामात को नाकाफ़ी करार दे दिए और उसके साथ ही CIA चीफ जो हैं वो कायरो पहुंच गए हैं या पहुंच रहे हैं अभी थोड़ी देर, मतलब अभी रात को ही फ्लाई करेंगे ये, जब भी विलियम बर्न्स कायरो, वली अहद कतर और वज़ीर ख़ारजा, जिनकी सबसे ज़्यादा कोशिश, और अल जज़ीरा के लोगों ने जिस तरह दुनिया को में दिखाया है वहाँ से, और जिस तरह उनके लोग शहीद हुए हैं, ये पहले भी उनकी 2 साल पहले भी उनकी खातून को शहीद कर दिया था, और अब जिस तरह से वहाँ पे उनके फैमिली, फिर बच्चे, फिर पूरा ख़ानदान उनके, तो वो जो कुछ होता रहा वहाँ पे, ये जो शीरीन थी कमाल की खातून। अच्छा, तो अब ये हुआ कि इनको ये कतर के वज़ीर ख़ारजा, जो कि वज़ीर आज़म भी हैं, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अत्तानी, वो भी कायरा पहुँच रहे हैं रात को। डेविड बार्निया भी कायरा पहुँचे, मोसाद के चीफ। अब्बास कमाल तो हैं ही वहाँ पे, जो मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ हैं, और साथ ही विलियम बर्न्स। और आज रात से यह फौरी तौर पे मुज़ाकरा शुरू हो रहे हैं। उसकी एक वजह है। देखें, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जाना है चाइना इसी हफ्ते, और वो जाने से पहले चाइना जाके उनकी बहुत सारे मामलों पे बात होनी है। ये जो बाइडेन शी जिनपिंग की बात हुई है टेलीफोन पे, उसमें जहाँ बहुत सारे मामला डिस्कस हुए हैं, तो वहाँ ये भी डिस्कस हुआ है ना, गज़ा भी डिस्कस हुआ है, और वो चाइना एक पोजीशन ले चुका है इस पे, और अमेरिका की एक पोजीशन, और चाइना की एक पोजीशन, रशिया की पोजीशन। तो यहाँ पर ये अगर जंग, और पिछली करारदाद जो थी उसमें फटा पड़ गया था कि करारदाद पास हो गई, बाइंडिंग है कि नॉन बाइंडिंग है, तो अब वो हर सूरत अमेरिका ये चाहेगा कि वहाँ पर जब जाएं, जो मैं समझता हूँ, वरना सेक्रेटरी ब्लिंकन का दौरा कैंसिल हो जाएगा। अगर इन्होंने सीज फायर ये करवाने में नाकाम हो गए, या ये है कि ईरान ने अभी तक रोका हुआ है खुद को, ईरान कोई दलील नहीं रहेगी इसके बाद, कोई दलाइल पहले खत्म हो चुके हैं कि वहाँ से हिजबुल्लाह ने अपने आप को रिस्ट्रेन किया हुआ, बाकी के रीजनल इलाके में जंग ना फैले, जो नेतन्याहू चाहता है जी। तो अब यह है कि चूंकि ये शटअप कॉल गई है, प्रॉपर शटअप कॉल है कि फौरी तौर पे सीज फायर, और सीज फायर में मुआहदा करो। मुआहदा वही है 6 हफ्ते की जंगबंदी, उसके बाद ये है कि 2 रियासती हल, उससे कम पे कोई नहीं मानेगा, और उसके साथ ही यहाँ से इनखला, और यहाँ पे जो है वो इस्लामी फौजें हैं, और कोई शर्त नहीं लगाओ कि सऊदी अरब नहीं होगा। अच्छा, यानी सऊदी अरब नहीं होगा, हमारी मर्जी के मुल्क आएंगे और साथ हम भी होंगे, और शट अप, इमीडिएट सीज फायर। ये अब इस कॉल के बाद, व्हाइट हाउस के एलामिया के बाद, कोई जगह बचती नहीं है इसराइल के पास। और देखते हैं कि अगले 24-48 घंटों में पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान उस ब्लॉक में है, कि पाकिस्तान ये 2 रियासती वाले ब्लॉक में, पाकिस्तान ने एक साइड नहीं ली, और इसी तरह से रशिया यूक्रेन में भी पाकिस्तान ने बैलेंस रखा अपने आप को। तो मैंने वही बात की कि इससे ज़्यादा भी गूफअप में अगर हम फंसेंगे ना, तो खारजा पॉलिसी भी जो गेंस है वो निकलने शुरू हो जाएंगे, और सब लिंक्ड है।
खारजा पॉलिसी, मईशत, इंटरनल टर्मोइल, महंगाई, सारी चीज़ें, अपने वज़रा को कहें कि हफ्ते में एक सफ़ीर से मिला करें, और कोई वजह हो तो मिला करें। ठीक होगी डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, आप ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, डॉक्टर साहब, वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का इंदिया दे दिया, इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने बात की है, क्योंकि जाहिर है कि एक सूबा है जिसमें दूसरी, लेकिन गवर्नर राज जो है ना, वो उसके अपने लीगल इश्यूज हैं, और गवर्नर राज से डिस्टेबलाइज होता है सिस्टम। ये इसको सिस्टम तो खैर है ही नहीं, वो तो क्या है, जो भी है, बहरहाल वो तो गलती से मैंने बात कर दी, सिस्टम ही तो जो जाता हुआ नज़र आ रहा है। बात यह है कि उसमें ये वहाँ की असेंबलियों से लेना होता है अप्रूवल, फिर उसके बाद और ये पूरा एक सेटअप, एक जो है ना, अभी तो ईद के बाद यहाँ पे उसकी तैयारी हो रही है। ये आप अजब सी बात है, जब खान साहब का दौर था, इमरान खान साहब का, तो शेख रशीद साहब इंतहाई वेल कनेक्टेड और बहरहाल मतलब एक पुराने सियासतदान, वो यहाँ पर धरना आने से एक रोज 2 रोज पहले तक कह रहे थे कि कोई धरना नहीं आ रहा, और वो तो बड़े फख्री अंदाज में, ये बड़े यानी अल्लाह ताला उनकी आजमाइशें ख़त्म करे, वो एक तकलीफ दे वक्त है उन पे, लेकिन वो उनको ख़बर नहीं थी इस बात की कि बहुत बड़ा धरना आ रहा है, बहुत बड़ा धरना। और उस धरने के बाद हुकूमत संभल नहीं सकी, मौलाना फजलुर रहमान साहब थे अकेले। अब उसमें जमात इस्लामी अगर होती है साथ, और इंतहाई फ़ाल हाफिज़ नेमुर रहमान साहब होते हैं, अख्तर मेंगल साहब होते हैं, अचकज़ई साहब होते हैं, और तहरीक इंसाफ होती है, तो ये हुकूमत तो प्रोएक्टिवली काम नहीं कर रही, बल्कि मैं देखें इस सेटअप से कोई भी खुश नहीं है, इस निज़ाम से, जो जितना मर्जी इस कह के लगा लें, सवाए इसके कि जिन लोगों की सियासी आदमी, जिसकी सियासत प्रॉपर सियासतदान किसी भी जमात का हो, वो इस अरेंजमेंट से खुश नहीं है। इससे वो सिर्फ खुश हैं जो जिनका ख्याल है कि वो उनके पैसे वैसे बच जाएंगे बाहर, या कुछ और बन जाएंगे इस दौरान, बाकी कोई खुश नहीं है, ना ब्यूरोक्रेसी, ना एक, अब देखें मतलब सामने ही है ना मुल्क के अंदर के बाहर के हालात। तो ये, और मुस्लिम लीग नून के, मैं राना सनाउल्लाह साहब को रोज़ सुनता हूँ, तो वो भी मतलब जो बात कर रहे हैं अब, मतलब वो भी एक बेजार ही नज़र आ रहे हैं इस पूरे सेटअप से, भी क्या हुआ है। तो इशू ये है कि जब एक अंदर ही एक इतनी डिस्टेबलाइजेशन है, एक सेटअप के अंदर ही, एक निज़ाम के अंदर ही एक बेचैनी है, वो परेशान भी है कि हर दूसरे दिन जो है वो कोई रिहाई हो जाती है, कोई ज़मानत हो जाती है, क्योंकि वो तो देखें पता है वो हल्की सी खबर, वो बहुत पानी पुलों से जा चुका है आगे, कहाँ किस दुनिया में रहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता, इतना बेखबर होते हैं अंदर रहते हुए। अब ये जो जैसे ये वाक़या चल रहा है, ये मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला सब बीमारों को सेहत दे। मैंने खान साहब से सिर्फ एक काम आज तक उनसे दरख्वास्त की करने की, आज तक खान साहब जब अपने इक़्तिदार में थे, वैसे तो किसी से भी कोई बात नहीं की कि कोई काम हो, लेकिन ये है कि खान साहब से मैंने सिर्फ एक उनके गुजारिश की, और वो ये गुजारिश की कि जब, अब ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी यहाँ पे, जब उन्होंने कहा ना कि मैं जेल से AC और TV उतरवा दूंगा, TV तो नहीं AC उतरवा दूंगा और ये कर दूंगा, उसके बाद मैं फौरी तौर पे ये बात हुई, तो मैं उसके बाद एक मुलाकात के लिए जेल गया। दूर दूर तक ना कोई PDM थी, ना कोई वजूद था, ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई, ये उस वक्त जब अमेरिका से खान साहब वापस आ रहे, वो कामयाब दौरा, मैं जेल गया एक शख्सियत से मिलने, दूर दूर तक उनकी रिहाई नहीं थी, एक शख्सियत से नहीं बल्कि 4 लोगों से मैं वहाँ पे मुलाकात के लिए मैंने दरख्वास्त की थी। और आप सोचें कि मैं किससे मिलने गया हूँगा, डॉक्टर शाहिद मसूद किससे मिलने गया होगा, जरदारी साहब से। मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये मैं बात आपको 3-4 साल बाद बता रहा हूँ, इसलिए कि मुल्क में पोलराइजेशन बहुत है, और थोड़ा सा मतलब है कि अजीब सा लग रहा है ना सुनने वालों को। अच्छा, अदी फरियाल तालपुर साहिबा भी थी, तो जरदारी साहब से मैं इसलिए मिलने गया जेल में कि मुझे ये बात अच्छी तरह पता थी कि जरदारी साहब, यानी मैं बिलावल से पहले पहुंच गया था कि जरदारी साहब की एक सर्जरी जो है वो दुबई में हो चुकी हुई है, और बहुत से लोग, कई दफ़ा जरदारी साहब का होता है ना कि वो ठीक हो गए, खड़े हो गए, वो जी बीमार हो गए, लेकिन उनके हार्ट का एक मसला है जेन्युइन,
बड़ा जेन्युइन मसला। और इसलिए कि वहाँ पर वो दुबई में हुआ, जब बीबी भी जिंदा थी तो वो अमेरिकन हॉस्पिटल में, नाइद खान भी थी, सफदर अब्बासी साहब भी थे, तो मैं वहाँ देखने गया था, मैंने इनकी फाइल देखी, तो बड़ा जेन्युइन एक इशू। फिर ये जब अमेरिका चले गए तो इनकी कार्डिक सर्जरी हुई वहाँ पे, वो भी हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर जावेद सुलेमान, कोलीग हैं हमारे साथ ही पड़े हुए, उन्होंने कार्डिक सर्जरी की। तो मुझे वो एग्जैक्ट बात पता है कि इनको हार्ट का मसला है। मैं जनाब पहुँच गया वहाँ, पता चला कि अद्दी को वो ले गए उठा के सिंध। तो जरदारी साहब तक मैसेज किया, तो जरदारी साहब ने कहा, मैसेज जो ज़ाहिर है मैं उनसे नहीं मिल सका, लेकिन सुप्रिटेंडेंट वापस आए, शायद तक अब्बासी साहब भी जेल में थे उस वक्त, उनके लिए भी मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार खुदा का वास्ता ये लोग यार, वो कहते हैं डॉक्टर साहब में तो यार, मैंने कहा जी मैं प्लीज़ मैं खान साहब को मना लूँगा, आप ज़रा थोड़ा ध्यान रखें। और मिफ्ता इस्माइल साहब भी वहीं थे उस वक्त। लेकिन जरदारी साहब को मुझे उन्होंने आके बताया, उन्होंने कहा जी जरदारी साहब को मैंने कहा यार एक मिनट सही बताओ कैसी तबीयत है। उन्होंने कहा जरदारी साहब को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और कई दफ़ा ऐसा लगता है कि हम पास जाके देखते हैं कि वो शायद सो रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि उनका ग्लूकोज लेवल कम है। मैंने कहा एक सेकंड, उन्होंने कहा तो डॉक्टर से मेरी मुलाकात कर, कहते आप नहीं मिल सकते। मैंने कहा मेरी 2 मिनट हॉस्पिटल के डॉक्टर से मुलाकात। मैंने कहा जी मैं उनको समझा देता हूँ असल में कि प्रॉब्लम क्या है हार्ट की, क्योंकि मैंने थोड़ा सा समझा हुआ है इसको कि जरदारी साहब क्या है। वो खैर बड़ी इधर उधर से करके डॉक्टर है, डॉक्टर को मैंने बताया, मैंने कहा जी ये इशू है। अब देखें जो बीमारियां होती हैं ना, इंसान की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। अब ये जो जहर वाला मामला एक चला हुआ है, ये क्या हुआ होगा, ये जो मेरी समझ में बात आती है, ये किसी ने आसपास से आके कान में कह दिया होगा कि जो उनकी तबीयत ख़राब हुई होगी बुशरा बीबी की, किसी ने कहा, वो ज़ाहिर है कि जेल में है, उनको भी तबीयत ख़राब हो रही है, किसी ने कान में आके कह दिया होगा वो जी मेरे ख्याल से वो हार्पिक है या कोई है वो फला, उन्होंने वो बात आगे कह दी। अब उसका एक तमाशा बना हुआ है। खुदा ना खास्ता किसी को हो जाए कुछ, अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, हुकूमत में जो लोग हैं बाहर सारे दुनिया को सबको, ये हमारा इस वक्त जुम्मतुल विदा पे या आखिरी अशरे में ये हमारा टॉपिक होना चाहिए। अब मुझे बताएं कि ये बात मैं कभी भी नहीं कहता, ये कहने वाली बात ही नहीं थी। 3 अच्छा वापस में आया तो खान साहब मुझे कहते हैं 1 मिनट यार, ये मुझे ISI और IB वाले रिपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशल ब्रांच वाले, डॉक्टर तुम जरदारी से मिलने गए थे। मैंने कहा जी 1 मिनट ठहरे, क्या हो गया तुम्हारी तो आपस, मैंने कहा 1 मिनट ठहरे, क्या बात कर रहे हैं आप, आपको पता है कि उनकी तबीयत खराब है। अच्छा देन इमरान साहब कहते हैं क्या वाकई यार वो तो यूं, मैंने कहा नहीं आपको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूं, ये ख्याल रखें। वो पहले जो आपने वो लिम्फोमा के साथ मामला किया था जब कुलसूम नवाज साहिबा को हुआ था, वो खान साहब राजी हो, कहते हैं यार ये तो फिर अच्छा, ये तो बड़ा सीरियस मसला है। मैंने कहा है मसला यार, आपको नहीं पता तो आप मुझसे पूछे ना, उनको है हार्ट का प्रॉब्लम, और ये नवाज शरीफ साहब को भी है, जब इनकी सर्जरी खराब हुई थी। कुछ चीज़ों को अलग रखें ना, ये लिम्फोमा हुआ था कुलसूम नवाज साहिबा, कुछ चीज़ों को अलग रखें सियासत से। तो बात ये सारी कि अगर हम जैसे, मतलब हम तो देखें ना, मैंने ये बात कहनी भी नहीं थी कभी, मैंने बहुत दिनों के बाद मुनव्वर तालपुर साहब ने मुझे कहीं एयरपोर्ट पे पूछा, कहते हैं यार आप अदी के लिए गए थे। मैंने कहा जी मैं तबीयत मुझे नहीं गया था, मैं असल में जरदारी साहब के लिए गया था। अदी का तो मेरे ख्याल से तबीयत ठीक है उनकी, लेकिन ये कि कोई जेल में ना हो जाए कोई मामला। तो बात ये है कि ये कहीं कुछ जगहों पर हमें रुकना चाहिए, कुछ रुकना चाहिए। अब ये रवायती लोग हैं सारे, मतलब बाकी इनकी सियासत से आप इख्तलाफ करें, इतफाक़ करें, हाफिज़ नईमुर रहमान एक रवायती, एक रवायात की पासदारी, आप जो मर्जी कहें, अच्छी लगे सियासत बुरी लगे, महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मैंगल, मतलब ये लोग अपनी रवायात पे आप इनको जो मर्जी कहें। मौलाना फजलुर रहमान साहब खड़े हो जाते हैं तो बात है, हो गई तो हो गई। अब कितना था कि इनको ये कर देंगे, यूं कर देंगे, ये कर देंगे, वो अपनी जगह पर खड़े हैं कि ये इलेक्शन में गड़बड़ हो गई। हुकूमत इसको मामलात को ठंडा करे और इसको इन मामलात को अफाम तफहीम की तरफ लेके जाए, ये भी ढांचा निज़ाम है, क्योंकि वो सब फारिग हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा दूसरी जो बात है इसमें वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फिर GPS बंद है सारा पूरे इसराइल में। जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है मेरे ख्याल में उनकी पूरी कोशिश होगी उससे पहले अब ये देखें डायलॉग शुरू हो गया, उन्होंने कहा इमीडिएट सीज फायर। अब इसके बाद कोई स्टेटमेंट रुकती नहीं, और अगला हमारा जो रवैया है वो आपके रवैये से मुंसलिक होगा, यानी हम इमदाद रोक देंगे। हमारा जो रवैया है, यानी स्टेटमेंट ये है कि आप फैसला कर लें वरना फिर हम आपका फैसला करेंगे, आपका भी और गजा की क्या पॉलिसी हम फैसला इंप्लीमेंट करवाएंगे। इमीडिएट सीज फायर, और साथ ही वही वहां से कैदी रहे होंगे, यहां से हॉस्टेजेस,
और उसके साथ ही पोलैंड में मतलब कई पूरी दुनिया में कई इनकी उलझनें बढ़ गई हैं इसराइल की। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसमें ये पाकिस्तान के अंदर जो है ये ज़्यादा वक्त चला गया उस किस्से को सुनाने में। लेकिन ये है कि ये ज़रूरी इसलिए था कि कुछ जगहों पे जो रवायात हैं ना, उन रवायात का रहना बड़ा ज़रूरी है। मुझे बड़ी खुशी है कि ये हाफिज़ नईमुर रहमान साहब आए हैं, और मैं ये जो देखता हूँ हमारे जो नए चेहरे आए हैं उन्होंने कुछ मायूस किया है। पुरानी रवायात ही, कभी सोचता हूँ नया पाकिस्तान, कभी मैं सोचता हूँ पुराना दरमियान में फंसे हुए हैं। कुछ नए लोग इमर्ज होके आ जाते हैं ना इस पूरे सेटअप में। मुशर्रफ साहब के दौर से लेके अभी तक कोई अच्छे बड़े ऐसे नाम आए नहीं हैं, शायद मेरे जहन में नहीं आ रहा इस वक्त। लेकिन ये कि वही 85 की काबीना चल रही है और उसमें बहरहाल हाफिज़ नईम साहब इमर्ज हुए हैं सामने। जमात इस्लामी इलेक्शंस करवाती है अपने प्रॉपर। अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं किसी जमात के, वो जमात इस्लामी के होते हैं प्रॉपर, और पूरी ट्रेनिंग होती है नीचे से या ये थे ऐसे आए ऐसे। कोई छाता बरदार मैं लैंड हो जाऊं जमात इस्लामी में और कल मैं अमीर बन जाऊं, सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी जमातें में अचानक सवाल ही पैदा नहीं होता जमात इस्लामी के अंदर कोई जो है वो इस तरह से कर पाए। तो ट्रेन होकर लोग ऊपर आते हैं, उनकी तरबियत होती है, नशिस्तें होती हैं। क्या कमाल की बात है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।